हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम कर रहे हैं अपना जो उत्तराखंड एसआई का मॉक पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उपलब्ध है उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं और मैंने एक बात कही थी कि जो भी हम मॉक करेंगे इससे आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस करने में होगी कि क्या सोचा जा सकता है। इन सब चीजों के इतर की कौन सा टॉपिक है, ठीक है। इन सब चीजों को छोड़ते हुए कि कौन सा टॉपिक है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, जैसे कि यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक गांव की जो जनसंख्या है वो 20% की दर से घटती है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, और अब धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है। कम हो रही है कितने परसेंट से कम हो रही है, 20% से कम हो रही है। तो आप कहेंगे 100 से 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 से 80 हो जाएगी। 100 से कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर भी ऐसी होना है, फिर से 100 से कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यहां पर कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। 100 से अगेन 80 हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। इसको बस हल्का सा कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करो, 80 और 80 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6400 आ जाएगी। क्लियर हो रही है बातें, सबको समझ में आया क्वेश्चन? आपने बोला हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा जल्दी करेंगे आज क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है कि आ 1550 की राशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है जी, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, कुल ब्याज 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि 300 रुपए, मतलब 3 साल के बाद जो उन्हें ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपए का मिल रहा है। आपने बोला ठीक है जी, 3 साल में 300 रुपए का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलेंगे 100 रुपए होगा। 1 साल पे आ गए। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1550 रुपए को 2 पार्ट में बांटा गया, एक पे 5% का इंटरेस्ट लग रहा था और एक पे 8% का लग रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम कितने परसेंट का इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, तो आप कहेंगे कि सर कम से कम 5% का इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। एक पे 5 मिल रहा है, एक पे 8 मिल रहा है, मतलब कम से कम 5% का मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, 1550 का सीधे सीधे 5% निकाल लेता हूं। 5% अगर आप देखेंगे, 10% देखेंगे 1550 का, तो 155 हो जाएगा। आधा करोगे 150 का, आधा करोगे तो आएगा 75, ठीक है। और 5 का आधा करोगे, आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5% निकाल रहे हैं, 10% का हाफ होता है वो, ठीक है। तो 2.5% होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77.5 आ जाएगा। अब एक और चीज समझो, आपके हिसाब से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 77.5 आ रहा है, मगर जब आपने देखा 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो 100 रुपए आएगा, क्योंकि 3 साल का इंटरेस्ट आपको 300 रुपए दिया हुआ था। तो आपने कहा कि ये 100 रुपए क्यों आ रहा है, हमारा तो ये इतना आ रहा है। तो आपने कहा ये पूरा 5% थोड़ी ना है, 8% में 3% एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसीलिए आप सीधे सीधे लिख लेंगे कि 3% की वजह से ये एक्स्ट्रा आ रहा है। 77 से कितना ज्यादा है ये, तो आप कहेंगे 22.5 एक्स्ट्रा है। 1% की वैल्यू देखो, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। 100% की वैल्यू देखोगे तो 750 आ जाएगी। 100% बोले तो किसका 100, 8% पे जो वैल्यू आपने दी उसका 100% की वैल्यू आ गई 750। तो आपसे कह रहा है कि 5% पे उधार दिए गए और 8% पे उधार दिए, तो 5% पे कितना दिया, तो 1550 में से 8% पे जो उधार दिया वो तो 750 है, मतलब बाकी जो बचा हुआ है 800 रुपए, 800 रुपए और
₹750 इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। दोनों 5 से कटते हैं, 5 16 बार, 5 से इसे काटोगे 15 बार, तो 16:15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे साल के लिए 6% हो, तो 3 वर्षों के बाद ₹10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो ₹10,000 पे 3 साल की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पहले साल का 4% है, दूसरे साल का 5% है और तीसरे साल का 6% है, 6% है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कॉन्सेप्ट समझें तो पहले साल का 4% निकालें। 1% कितना हो गया 10,000 का, तो आप 2 जीरो हटा दोगे तो ₹100 हो गया। 4% कितना हो गया 400 हो गया। 5% कितना हो गया 500 हो गया दूसरे साल। मगर जब आप दूसरे साल में जाते हो तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पे 5% लिखा हुआ, तो इसका 5% निकालिए। इसका जब आप 5% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 10% हो गया 40, 5% हो गया 20। आई बात समझ में? इसी तरह से 6% निकालोगे 10,000 का तो ₹600 होगा। फिर इसका भी 6% निकालो, 24 आ गया, 6 चौको 24। इसका भी निकालो, 6 पंजे 30 आ गया। और इसका भी 6% निकालें तो 1% 0.2 होता है। 2 छक्के 12 तो 1.2 होगा, 1.2 होगा। अब 0.2 वाला केवल एक ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये जो तरीका हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का लगाया है, इसे कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है ना? तो ट्री मेथड हमने सही से पढ़ा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे भी किए हैं और यहाँ पर भी किए हैं, दोनों जगह किए हैं। दोनों जगह से आप लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इतना है। समान अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है। मतलब क्वेश्चन अगर आप समझें, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं ₹270 है 2 साल का, तो आप ये कहेंगे कि अगर पी रुपए मैंने इन्वेस्ट किए तो पहले साल मुझे ₹135 मिले होंगे और दूसरे साल भी मुझे 135 मिले होंगे। तभी तो 2 साल का जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया ₹270 हो गया। आपने बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। मगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप जाते हो तो आपको दिखता है कि ₹282.15 का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब वो 270 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है इस से? तो आपने बोला 12.15 है। मतलब जो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये पहले साल जो इंटरेस्ट रहा होगा उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब आप सीधे सीधे कैलकुलेट करें कि 12.15 135 का कितना प्रतिशत है गुणा गए 100। पॉइंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे और अगर आप देखें किससे कट जाएंगे, तो देखो अगर इस नंबर को देखो, अगर ये 10% होता तो 1350 होता। उससे थोड़ा सा कम है। मतलब कितना ही परसेंट होगा? आप बोलेंगे 9% होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट किए बगैर, मतलब 135 का 10 टाइम करते तो 1350 आता। 9 टाइम 135 कम आएगा। 1350 में से 135 कम कर लो, देखो 1215 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने बोला बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में तो नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में एक राशि 10% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज पे 100% की वृद्धि होती है। मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब यही तो ब्याज है। ये ब्याज है। कितने सालों का ब्याज है? तो आपने बोला 8 सालों का ब्याज है। 8 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 100% मिल रहा है। एक साल में जो ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, 100/8% मिलेगा। बोले तो 12.5% मिलने वाला है।
कितना मिलने वाला है? 12.5% मिलने वाला है। आपसे कह रहा है कि यदि उसी ब्याज पर 2 वर्ष बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। मतलब 2 साल के लिए अगर 8,000 रुपए पर ये वाला ब्याज लगाया जाता तो कितने का ब्याज मिलता। तो आपने बोला 8,000 रुपए पे लगाना है भैया, पहले साल और दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। रेट कितना है? 12.5% है। 12.5% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो 1/8 होता है। मतलब 8,000 का 1/8 कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1,000 रुपया होता है। फिर दूसरे साल भी ये 12.5% है, 2 बार लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे, तो 1,000 रुपए फिर यहां मिलेगा। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है? तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, इस पे फिर से लगेगा 1/8, तो 125 आएगा। टोटल कितना हो गया भैया? दिख रहा है कोई? 2150 25 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है मगर अच्छा है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपने कैसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 28 रुपए है। मतलब यहां तक जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया इस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस दे रखा है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन है, कितना है भैया? 28। पी नहीं पता है, आर पता है, 10 का स्क्वायर बोले तो 100 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये 100 कट जाएगा। आपने बोला हाँ जी कट जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब एक चीज समझो, तो पी की वैल्यू निकल गई आपके पास 2800। पी बोले तो प्रिंसिपल मूलधन निकल गया आपके पास 2800। अब सवाल आगे बहुत प्यारा है। सवाल में कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक बोले तो हाफ ईयरली रूप पे कंपाउंड होता है तो दोनों ब्याजों के बीच में अंतर बताइए। दोनों ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में उतने ही समय अवधि के लिए कह रहा होगा। मतलब आपने ये सोचना है कि 2 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, कितने छमाही आते हैं। तो आपने बोला 4 आते हैं। मतलब अब आपको 2800 रुपए पे छमाही, 2 साल में कितनी छमाही होंगी? 4 छमाही होंगी। 4 छमाही के लिए कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है। का मतलब है छमाही के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% 6 माही होगा कि नहीं होगा ये बताओ। हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा, सॉरी 5% होगा या नहीं होगा ये बताइए। आपने बोला हाँ होगा। तो 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%। ठीक, तो जब मैं इसका 2800 का 5% निकालता हूं, देखो एक जीरो अगर आप हटा लेना तो 10% आ जाता है किसी का भी। तो 2800 का 10% तो 280 हो गया। 5% देखेंगे तो 280 का आधा 140। 140 यहां आएगा, 140 यहां आएगा, 140 यहां आएगा, 140 यहां आएगा। ये पहली वाली जो लाइन है ये तो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इससे कुछ नहीं लेना हमें। एक्स्ट्रा कितना है उस पे बात करनी है। तो आप बोलेंगे जब हम दूसरे छमाही में जाएंगे तो इस वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। 140 का 10% 14 होता है, 14 होता है, और 5% 7 हो जाएगा। फिर जब आप यहां पर आएंगे तो शुरुआत में जितने भी इंटरेस्ट है इन पे इंटरेस्ट मिलेगा। 140 का, पहले इस वाले 140 को देख रहा हूं तो मिल गया 7। इस 140 का 5% 7, इस 7 का 5%, 10% हो गया 0.7 और 5% हो गया पॉइंट, थोड़ा सा नीचे कर दें, हाँ 0.35 हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है? ऐसे ही जब आप यहां पे आएंगे तो शुरुआत में जितना भी इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट 140 का 5% 7 हो गया, 140 का 5% 7 हो गया, 7 का 0.35 हो गया, 140 का 7 हो गया, 7 का 0.35 हो गया, इस 7 का 0.35 हो गया,
और इस 0.35 का भी निकाल लेंगे, मगर उससे पहले कैलकुलेट करते हैं। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणा गए, मतलब 7 गुणा गए 6, 42 रुपए तो ये आ गए। 0.35 देखें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 0.35, सॉरी हाँ सही है, इंटू 4, 1.4 आ गया। और अगर आप 0.35 का 5% निकालें तो 10% देखोगे तो 0.035 होगा। आधा करें इसका तो 0.02 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10, तो इतना हो जाएगा, मतलब 0.0175 हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 43.4175 हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन आंसर है तो आप बोलेंगे ये है। तो ये एक ऐसा सवाल था जो सबसे बड़ा कहा जा सकता है, मगर है नहीं बड़ा। अच्छा जी, अब ये पीछे की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी छुप रही है, तो ये कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या किया था मैंने, कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया, बस जोड़ करके देखा तो 43.4175 बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या है, देखो क्या है, ठीक। इसमें कह रहा है कि टाइम एंड वर्क का सीधा सा सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अगर अकेले अकेले का टाइम दिया हुआ है और दोनों का साथ में पूछ रहा है तो बोथ इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी करके आप निकाल सकते हो। और आपके पास आता है 12 गुणा गए 24 अपॉन 36। 12 से 3 बार कट गया और 3 से ये कट गया, 8 आ गया। 8 डे आंसर हो जाएगा। मगर आप बोलेंगे आपने ऐसे नहीं सीखा, आपने कुछ और सीखा है। तो जो हमने सीखा है वो भी कर लेते हैं कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है। मान लिया हमने टोटल 48 समोसे हैं, तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24, दोनों मिलके खाएंगे तो 3 समोसे खाएंगे। 3 के हिसाब से 12 और 24 था, हाँ तो 24 करना था ना यार, ये 24 48 क्यों किया मैंने, हाँ 3 खाएंगे। 3 खाएंगे तो 3 के हिसाब से 24 समोसे खाने में 8 दिन लगेंगे। मतलब ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो 8 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है अगर दोनों का मिल के पूछ रहा है तो। क्या है, हल्का सा याद कर लेना है, याद भी कर लेना है, जो जो कहूंगा वो कर लेना। टाइम एंड वर्क का एक और कॉन्सेप्ट आ गया, और इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप हल्का सा फोकस करें तो आप कहेंगे कि ये एमडीएच बेस्ड है, कि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में मार डालती हैं। तो 100 बिल्लियां काम कर रही हैं, एम की जगह 100 बिल्लियां हैं। काम क्या कर रही हैं, 100 चूहे खाने का काम कर रही हैं। कितने दिनों में खा रही हैं, डे दे दिया है, ठीक है। तो ये एम हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, और ये डी हो गया। एम डी एच वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपने बोला हाँ जी लग रहा है। फिर यहां देखा आपने 4 बिल्लियां, मतलब एम दे दिया गया है। चूहे खा रही है, मतलब काम उनका चूहे खाने का है। और कितने दिन में खाएंगी ये पूछ रहे हैं, मतलब डी की वैल्यू पूछी जा रही है। हमने पढ़ा था कि एम डी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एम डी अपॉन डब्ल्यू। वैल्यू पुट करेंगे तो एम की जगह 100 बिल्लियां थी, 100 दिन में खा रही थी, 100 चूहे खा रही थी। अगले 4 बिल्लियां होंगी, कितने दिन में 4 चूहे खाएंगे। इस 4 से ये 4 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, मतलब डी का जो मान आ गया सीधे सीधे 100 ही आ गया है। तो 100 दिन में वो सारे के सारे 4 चूहे खा डालेंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही उम्दा सा लिखा हुआ सवाल। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो आपने लिखा ए और बी कर रहे हैं 18 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपने कहा 24 दिन में। और ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, आपने कहा 36 दिन में। हमने कहा था कि ऐसा कोई नंबर लो जो इन तीनों नंबर से कट जाए, तो 36 72 आ गया, 18 चौके 72, 24
तियां 72 और 36 दूनी 72, मतलब टोटल 72 समोसे ये भाई साहब 4 एक दिन में खाएंगे, ये 3 एक दिन में खाएंगे, ये 2 एक दिन में खाएंगे। और अगर सब साथ में खाएंगे तो 4 3 7 और 2 9 समोसे खा लिए 9 के हिसाब से। मगर आपने यहां देखा तो सब दो दो बार आ रहे हैं। ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया। तो ये जो 9 समोसे आए ये सबके डबल डबल हैं ए बी सी के। तो अगर ए बी सी अकेले अकेले खाते हैं तो 9/2 समोसे खाएंगे एक दिन में। टोटल 72 समोसे खाने हैं तो 72 को 9/2 बोले तो 2 ऊपर ले जाओ, उसे डिवाइड कर लेंगे, 9 8 72। और 16 दिन में ये सारे के सारे समोसे खा डालेंगे। क्लियर है? दिक्कत नहीं, गिले शिकवे तो नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि यदि दो पाइप एक साथ काम करते हुए, दो पाइप अगर साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में भर लेते हैं। साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं। एक पाइप दूसरे की तुलना में 10 घंटे तेजी से करता है। मतलब यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो काम किसी का पूरा पूरा टाइम नहीं दे रखा, एक दोनों का साथ में मिलकर टाइम दे रखा है। मतलब अगर मैं दो पाइप ले लूं ए और बी तो 12 घंटे में करते हैं, और ए माइनस बी दे रखा है 10 घंटे। मतलब उनके टाइम का अंतर दे रखा है। तेज पाइप अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लेगा? तो तेज पाइप, अगर आप पूछा तेज पाइप का है तो टाइम भी तेज पाइप का ही दिया होगा। अगर वो 20 घंटे लेता है तो 10 घंटे तेजी से कर रहा है, मतलब जो स्लो वाला होगा वो 30 घंटे लेगा। आपने बोला हाँ। अब आपको पता है कि ये दोनों अगर साथ में चलें तो कितना लगना चाहिए टाइम? 12 घंटे लगना चाहिए। इसे चेक कर लो। बोथ का मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, क्या इसमें वैल्यू पुट करके क्या ये 12 दे रहा है? तो यहां देखो 20 गुणा गए 30 और जोड़ करके 50 है। जीरो से जीरो उड़ा दिया, 5 चकू 20, 3 चकू 12। हाँ 12 दे रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। सपोज ये 12 नहीं देता तो क्या करते? दूसरे ऑप्शन पे जाते, दूसरा भी नहीं देता, तीसरे पे जाते, तीसरा भी नहीं देता, चौथे पे जाते। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं या साथ में मिलके टैंक भर रहे हैं तो इस तरह से हम दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे किया हमने? ऑप्शन से किया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, चलो हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टंकी में दो पाइप हैं, ए और बी दिए गए हैं। ए इसे 20 मिनट में भर लेता है और सी इसे 30 मिनट में खाली कर लेता है। तो ए तो भर रहा है भैया 20 मिनट में, बी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। दोनों अगर साथ में चले, जो खाली कर रहा है उसे नेगेटिव लिखो। तो 60 ले लिया आपने टोटल। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, खाली कर रहा है तो ये। मगर रुक जाओ, आगे वो क्वेश्चन में कुछ कह रहा है। यदि ए और बी बारी बारी एक एक मिनट के लिए खुला रखे जाएं तो टंकी कितनी जल्दी खुलेगी या भरेगी, कितनी देर में भर जाएगी, ये पूछा जा रहा है। बारी बारी, बारी बारी का मतलब है कि फर्स्ट मिनट ए चलता है और सेकंड मिनट कौन चलता है? बी चलता है। ए अगर चलेगा तो कितना भरेगा? तो आप बोलेंगे 3 लीटर भर लेगा। यहां लिख लेते हैं 3 लीटर भर लेगा, ये कुछ नहीं है, 3 लीटर भर लेगा। जबकि बी जब चलेगा तो वो 2 लीटर खाली कर लेगा। आपने बोला हाँ। मतलब ये कितनी देर का काम हो गया? 1 मिनट ये चला और 1 मिनट ये चला, मतलब 2 मिनट का काम हो गया। तो काम कितने देर का हो गया? ये आपने बोला 2 मिनट का काम हो गया। कितना काम हुआ? आपने बोला 1 लीटर ही भरा। मगर टोटल कितना लीटर भरना है? 60 लीटर भरना है। कितना ही लीटर भरना है? 60। तो इस एक को 60 बनाने से पहले रुक जाओ, सीधे 60 से गुणा मत करने ना, लास्ट में ये समझना कि 3 लीटर भरा जाएगा। तो 3 लीटर कम भरना। एक चीज समझो, ऐसे है ना, ये टैंक है तो पहले वो कितना भरता है? 3 लीटर भरता है और 2 लीटर खाली करता है। फिर 3 लीटर भरता है, 2 लीटर खाली करता है। तो लास्ट में जैसे ही वो 3 लीटर भरेगा
दूसरे को खाली करने के लिए 2 लीटर का टाइम नहीं बचे मिलेगा, वो सीधे सायरन बच जाएगा। तो लास्ट में कितना भरेगा ये समझना है आपने। आपने कहा 3 लीटर भरेगा लास्ट में, तो 3 कम तक भरो, 3 कम तक भरो, मतलब 57 तक भरो, 57 तक। इधर 57 एक गुणा गए 57 क्या, तो यहां भी 57 करो, तो आपके पास 114 मिनट तो पूरे लग गए। अब आपने बोला कितना लीटर बचा है, 3 लीटर बचा है। इस 3 लीटर को लास्ट में 1 मिनट में कौन भर देगा, ए भर देगा। तो ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी टैंक को भरने में टोटल कितना ही टाइम लगेगा, 115 मिनट लगेंगे। इस क्वेश्चन को एक और बार देखना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एक और बार जरूर देखिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो सही से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया, 115 आ गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, वो आपने करना है, कमेंट करके बताना है कि आंसर कितना होगा इसी वाले पेपर में। और पेपर बिल्कुल इस तरह से बनाए जाते हैं, पेपर इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपका ऐसे ही आएगा। पेपर बनाया जाएगा जाता है, हम जो पेपर बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि भैया अब तुम पेपर में कुछ भी पूछ लो टाइम एंड वर्क का। हमने जो टफेस्ट क्वेश्चन था ना वो कर लिया, बच्चे को वो आता है का मतलब है उसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और कॉन्सेप्ट आते हैं तो भैया हल्के फुल्के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर लोगे, या कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपने, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ क्वेश्चन। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, हाइट दे दी है, त्रिज्या बोले तो रेडियस दे दी है, और आपसे बोल रहा है आयतन बताओ। तो वॉल्यूम जो होता है शंकु का, बोले तो कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7√7 का स्क्वायर, इनटू हाइट बोले तो 21, 3 से इसको काटोगे तो 7 आ गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, आपने बोला हाँ जी क्लियर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया इसको समझते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम निकालेंगे आप। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, या फिर एक और चीज कर सकते हो आप, ये देख सकते हो कि ये जो सब गुणा उड़ा करके जो भी आएगा ये 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 का मतलब 11 गुणा के 2 होता है, और 7 इतने सारे 7 हैं तो 7 का मल्टीपल भी आएगा। तो सबसे पहले आप जब भी वॉल्यूम पूछे 2D और 3D में इस तरह में, तो ये जरूर चेक करें क्या 11 का मल्टीपल तो नहीं होगा आंसर। आपने बोला हाँ होगा, अगर होगा तो चेक करो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि संख्याओं का जो डिफरेंस है ये योग, तो 6 और 8 को जोड़ा आ रहा है 14, 9 2 को जोड़ा आ गया 11, 14 में से 11 घटाया तो 3 आता है, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं होता, मतलब वो जो डिफरेंस है ना वो 11 से डिवाइड नहीं होता। 7 और 4 को जोड़ा 11, 5 और 6 को जोड़ा 11, डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होता, 11 से डिवाइड होता है, 11 माइनस 11 शून्य आता है, वो 11 से डिवाइड होता है, तो ये 11 का मल्टीपल है। फिर 7 और 3 को जोड़ा 10, 6 और 4 को जोड़ा 10, तो 10 माइनस 10 किया शून्य आता है, जो कि 11 से डिवाइड होता है। तो 2 ऑप्शन मिल गए हमें अभी तक, तीसरे को भी चेक करते हैं। 6 और 2 9 होता है, और 7 और 4 11 होता है, तो 11 माइनस 9 1 होता है, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता, 1 नहीं होता 11 से डिवाइड। अब इन दोनों में आपको ये भी पता लग रहा है कि एक तो 11 का मल्टीपल होगा और एक 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का मल्टीपल ही चेक कर रहा हूं, पहले ही ऑप्शन को देखता हूं, इस वाले को। 7 तिकम 7, 7 सते 49, 7 अठे 56, हाँ हो जा रहा है, 11 से भी हो जा रहा है और 7 से भी हो जा रहा है। इस वाले को देखें, 7 से हो रहा है 63 हो रहा है, मगर 4 नहीं होता है, तो ये नहीं हो रहा है। तो 11 और 7 से अगर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो 11 और 7 से हो रहा है, तो आपको पूरी की पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में, आपने बोला बिल्कुल ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम, 12 और 16 का एचसीएफ कितना होता है। तो 12 और 16 का एचसीएफ
हमने पढ़ा है कि डिफरेंस मेथड, इन दोनों का डिफरेंस करो, 4 आ गया। 4 से क्या ये डिवाइड होता है? आपने बोला हाँ। 4 से क्या ये डिवाइड होता है? आपने बोला हाँ। तो जो HCF हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एलसीएम में हमने क्या पढ़ा? जो सबसे बड़ा नंबर है कितना है? 16 है। 16 का पहाड़ा पढ़ो और ऐसे नंबर तक पढ़ो कि वो 12 के पहाड़े में भी आए। तो 16 ही कम 16, 12 के पहाड़े में 16 नहीं आता। 16 दूनी 32, 12 के पहाड़े में 32 नहीं आता। 16 तिया 48, 12 के पहाड़े में भी 48 आता है। तो 48 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि HCF और LCM का योग बताइए, मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 52 आंसर आ जाएगा और 52 आंसर हो गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखें। हाँ, तो ये अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, डिट्टो उसी तरह का है। तो रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया है कि पहला 45 मिनट में पूरी तरह भर लेता है और दूसरा नल 1 घंटे में खाली कर रहा है, दोनों नलों को बारी बारी से एक एक करके खोला जाए तो बताइए कितने घंटे में पूरा टैंक भरेगा। तो ये आपकी अग्नि परीक्षा है कि एक क्वेश्चन बेटा हमने किया है तो एक क्वेश्चन तुम करो और आंसर बताइए कि कितना आएगा। अपना आंसर निकालें और चेक करें कि आप सही हैं या गलत हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि एक कार चालक सुबह 8:30 बजे बैंगलोर से निकलता है और दोपहर 12:30 बजे 300 किलोमीटर दूर स्थान पर पहुंचने की उम्मीद करता है। मतलब 4 घंटे में 8:30 बजे चलता है और 12:30 बजे पहुंचना चाह रहा है। मतलब कितने घंटे लगाने वाला है? 4 घंटे लगाने वाला है। और कितना किलोमीटर चलने वाला है? तो आपने बोला 300 किलोमीटर चलने वाला है 4 घंटे में। मगर हुआ क्या? इतने में क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। हुआ क्या? आपने कहा कि 10:30 बजे उसे पता चला कि केवल, तो 8:30 बजे चला था, 10:30 बजे उसे पता चला कि भैया केवल 40% दूरी तय की है। तो बच कितनी दूरी गई अब? तो आपने बोला 60% दूरी बच गई। देखो 8:30 से 10:30 तक कितने घंटे हो गए? तो आपने बोला 2 घंटे हो गए। और 12:30 बजे उसे पहुंचना था, तो कितने घंटे और चलना है? 2 ही घंटे और चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल 4 घंटे उसे लगने थे। अपने शेड्यूल को बनाए रखने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? तो शुरुआत में उसकी स्पीड क्या थी इसे देखते हैं। तो आपने बोला टोटल डिस्टेंस 300 थी, 300 का 40% 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। 300 का 40% 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 तिया 12, 120 का आधा किया, तो यहाँ पे स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 60% जो डिस्टेंस है, मतलब 300 का 60%, मतलब 120 चल लिया, तो बचा ही कितना? 180 बचा। 180 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? आप बोलेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की। मतलब 60 किलोमीटर से अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई आदमी चल रहा है, तो कितनी स्पीड उसे बढ़ानी पड़ी? तो आपने कहा 30 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वो तो शुक्र है कि इसमें 90 किलोमीटर ऑप्शन में हमने नहीं रखा था। अगर 90 किलोमीटर पर आवर हम रख देते तो बहुत से बच्चे 90 किलोमीटर आंसर मार करके आगे चल जाते। अभी तक हमने भावनाओं के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया है इस तरह के क्वेश्चन बना के आपके। अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर बाद वो 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 मिनट रुकता है हर किलोमीटर के बाद। वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है जी। स्पीड क्या है भाई की 10 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे अगर चलेगा तो 10 किलोमीटर चल जाएगा। मगर चलना कितना है उसे? 5। तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे वो आधे घंटे में ट्रेवल कर लेगा। ये तो सीधे लिख सकते हो ना, 30 मिनट यहाँ लग गए। तो 5 किलोमीटर में भी वो हर किलोमीटर के बाद रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? देखो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। रुका कितनी जगह? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 किलोमीटर में वो हर किलोमीटर पे रुका।
तो कुल 4 बार रुका, हर किलोमीटर पे वो 5 मिनट के लिए रुका, तो 4 इंटू 5 करोगे तो 20 मिनट ये लगेंगे। टोटल जो टाइम उसे लगा वो लग गया 50 मिनट। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, अदरवाइज ये 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो, समझ में ना आए, लगे कि नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्रणाम करना है और अपना जो आपको मैथ्स को लेके आपके अंदर ईगो है या नहीं भी ईगो है, उसको साइड में रखना है और आगे चल देना है। क्योंकि ये सवाल ना ईगो बेस्ड होते हैं। ऐसा हलवा सवाल आएगा, ऐसा हलवा सवाल आएगा कि आपको लगेगा कि हो ही जाएगा, मगर हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि कई बार दिमाग में आप 2+2 4 की जगह 5 कर रहे होते हो और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। तो जब आप मैराथन दौड़ते हो ना, तो दौड़ने का है, रुकने का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। आपको बच्चे कह रहे हैं ट्रेन तो है नहीं, क्यों दे दिया भैया? टाइम स्पीड डिस्टेंस कहा हुआ है, तो ट्रेन का एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो वहां क्या छोड़ दोगे? नहीं करोगे, लड़ाई करोगे? वो सारी बातें बाद में है। आ जाए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो एक तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, साथ में जो भी वो दूसरी चीज है उसकी लेंथ को भी क्रॉस करती है। ठीक है, तो ट्रेन जो है, दूरी जो ट्रेवल करेगी वो T+P दूरी, दूरी बटे चाल, चाल दे दी है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी बटे चाल बराबर समय बोले तो 30 सेकंड। तो T+P बराबर 30 गुणा गए 30 बोले तो 900 मीटर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था और ये भी सेकंड में था। जब गुणा हुई तो सेकंड सेकंड कट गए और केवल मीटर बचा। तो ये दोनों भी मीटर में ही होने चाहिए, मीटर में ही आने चाहिए। आपको दे रखी है लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है 600 बराबर 900, तो भैया टी बराबर आ गया 300 मीटर का ट्रेन की लेंथ है। क्या था इस सवाल में? कुछ था? तो आपने बोला नहीं था। बेसिक समय बराबर दूरी बटे चाल हमने यूज किया और इस क्वेश्चन को कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी गति 7 मिनट से छूट जाती है। उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। तो देखो, आपको डिस्टेंस स्पीड पूरी पूरी दे रखी है। 5 किलोमीटर से चलता है तो 7 मिनट से छूट रही है, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट पहले वो स्टेशन पहुंच जाता है। मैंने जब टाइम स्पीड डिस्टेंस किया था तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहा था कि इस तरह का सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपने देखा कि दूरी कांस्टेंट है। जब भी दूरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो, तो हमने पढ़ा है कि जो स्पीड के बीच में रेशियो होगा कितना है? 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो टाइम के बीच में जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा, 6:5 होगा। आपको कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आदमी चलता है, 5 किलोमीटर की स्पीड से कोई आदमी चलता है तो कितने टाइम में पहुंच जाता है? तो आप कहेंगे कि वो 7 मिनट से छूट जाती है, मतलब ज्यादा लेता है, 7 मिनट ज्यादा लेता है। और जब 6 मिनट में चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपने देखा इन दोनों के बीच का अंतर, 7 मिनट लेट और 5 मिनट पहले के बीच का अंतर हो गया 12 मिनट। मगर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखोगे तो एक का मान 12 के बराबर है, तो 5 का मान 60 मिनट के बराबर होगा, जिसे कि आप 1 घंटे लिखते हो। मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ आदमी 1 घंटे में अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब हो गया, तू स्पीड इनटू टाइम करोगे तो दूरी निकलेगी जो कि 6 किलोमीटर आ जाएगी। सवाल में यही पूछा हुआ है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, नोट कर लेना।
रट्टा भी मान लेना, जो भी है। इस तरह का क्वेश्चन है, एलजेब्रा नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो, इसे क्वाड्रेटिक भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, एक्सप्रेशन है ना। तो देखें, पावर 2 है तो पावर 2 वाला कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे कह रहा है कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। एक तरीका तो ये है कि ये वैल्यू सीधे सीधे पुट कर दो, ज्यादा दिमाग न लगाओ, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1/2 ए की जगह कितना है 7, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स को जोड़ेंगे तो ये आ गया 4 और 4 8 और 16 24, 24 का आधा किया तो 12 आ जाता है, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जी, बहुत ही प्यारा सा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे वैसे तो। ठीक, अब इसे अगर देखें तो 0.13 अपॉन पी स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 13 है, तो पी स्क्वायर को इधर लेके जाओ, इसके अपॉन में 1 ऐसे इधर लेके जाओ, तो 0.13 अपॉन 13 बराबर पी स्क्वायर आ गया। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, 13 से 13 कट गया तो ये 1/100 आ गया, पी स्क्वायर आया 1/100। तो P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/10, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। अब जब आपके पास ऐसा आ जाए 10 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो 0.1 आंसर हो जाएगा। P की ही वैल्यू पूछ रहे हैं तो 0.1 आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एवरेज पूछा जा रहा है, ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखोगे तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 80। x माइनस वाई की वैल्यू 8 दे रखी है तो 8 यहां रख दूं तो x प्लस वाई इंटू 8 इक्वल टू 80। 8 से ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया 10, बराबर आ गया 10। मगर आपसे पूछ रहा है x और y का औसत बताइए। औसत का मतलब इनका आधा, आधा करेंगे तो आ जाएगा 5। है ऑप्शन में, आपने बोला बिल्कुल है। औसत का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करोगे तुम, जब कोई चीज कहीं से ले आके कहीं छोड़ दी जाएगी और कहा जाएगा कि औसत पूछा था, औसत सिलेबस में लिखा था और औसत ही पूछा जा रहा है, तो भैया मैथमेटिक्स का जो कॉमन चीजें हैं वो देख लेनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ जाती है, आयत के क्षेत्रफल में परिणामी बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी। तो आपने क्षेत्रफल पे फोकस करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा गए चौड़ाई, लंबाई गुणा गए चौड़ाई, समझिए, क्षेत्रफल बराबर। तो लंबाई जो है वो कितने बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, मतलब 100 से 120 हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। आपने बोला हाँ लिख लेंगे। फिर चौड़ाई पे फोकस करेंगे तो वो 25% बढ़ रही है, तो 100 से 125 हो जाएगी। जो कटता है काट दो, 20 से कटता है 20 छके 20 पंजे, 25 पंजे 25 चौके, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 2 दुनी, मतलब क्षेत्रफल आ गया 3/2। मतलब शुरुआत में इतना था, अब इतना हो गया, 2 से 3 हो जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपने बोला बढ़ रहा है, कितना, 1 किससे, 2 से, गुणा के 100 करेंगे और आप कह देंगे कि 50% बढ़ जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो भी पेपर में हमने लिखे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार दे रखा है, एक त्रिभुज गिवन है आपको, इस तरह से कहाँ बना दें, यहाँ ऊपर बना दें, बन पाएगा, हाँ बन जाएगा।
एक त्रिभुज गिवन है इस तरह से, इसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर है। हाइट अगर आपको पता होती तो आप कह देते 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई। इसका जो क्षेत्रफल है तो 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई, क्षेत्रफल जो है वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये बराबर है एक वृत्त के जिसकी त्रिज्या 8 है। तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की जगह कितना है? 8 का स्क्वायर। इस 8 से ये 8 कट गया, एच बराबर आ गया, ये दो भाई उधर जाएगा गुणा में, तो 16 पाई आ जाएगा। कोई 16 पाई है हाइट, त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए, तो आप कह देंगे 16 पाई होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं समचतुर्भुज। परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हो गया 4a बराबर 40। तो a बराबर कितना आ गया? आपने बोला 10 आ गया, a आ गया 10। ऊंचाई दे दी गई है 5। तो भैया रोम्बस जो होता है उसका क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आधार गुणा गए ऊंचाई गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत है इसमें? आपने बोला नहीं। आधार कितना गिवन है? तो आधार आपने कहा 10 है, ऊंचाई कितनी है? 5 है, तो आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन में मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका क्षेत्रफल का? 1/2 गुणा गए डायगोनल 1 गुणा गए डायगोनल 2, ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। मगर यहाँ पर क्योंकि डायगोनल विकर्ण नहीं दिए हुए थे तो ये फॉर्मूला कैसे ही लगाते। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमने किए हैं जो हमने सिलेबस किया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 50वां बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, 28 सेंटीमीटर वाले, तो वर्ग के अंदर, तो एक वर्ग बनाया। आ जाओ भैया, क्या ही दिक्कत हो गई है? कभी कभी कर देता है ये ऐसा। अच्छा, ऐसा बुरा मान जा रहे हो? रुक जाइए 1 मिनट, समझाओ भैया। देखिए क्या है, कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर, हाँ 28 सेंटीमीटर वृत्त वाले, तो 28 सेंटीमीटर वर्ग भुजा वाले एक वर्ग गिवन है, स्क्वायर गिवन है जिसकी भुजा 28 दी हुई है। इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त है, एक सर्कल है। अब एक बात बताओ, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, वो भी 28 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा। त्रिज्या कितनी होगी यहां से यहां तक? आपने बोला 14 होगी। इसका एरिया बताना है वृत्त का, रेडियस पता है 14, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई पता है 22/7 होता है, आर पता है 14 होता है, 14 होता है 14, 7 से ये कट गया, 7 दूनी 14। हे मेरी माँ, तो 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 का डबल करेंगे तो 616 ही आ जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चलिए 50 क्वेश्चन आगे के जो 25 सवाल हैं वो कल करेंगे, और कोशिशें मेरी होंगी कि कल जो हमारी ऐप है पाठशाला ऋषिकेश उसमें लाइव आए। आज बेसिकली नेटवर्क में थोड़ा दिक्कतें थी क्योंकि सैटरडे नाइट है आज, शायद पता नहीं क्यों ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो लाइव नहीं हो पा रहा है, नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से। तो ठीक है, तो कल करेंगे। तो आपको जैसा भी ये सेशन लगा जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट हैं सिलेबस को लेके, और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा संशय में रहते हैं। देखो संशय मत करो। जब आप संशय में होते हो, सपोज हमने कुछ लेक्चर्स किए हैं, तो उन लेक्चर्स को सही से कर दो, उन लेक्चर्स को कर दो, उन लेक्चर्स को कर दो। उसके बाद आप जो जो कहोगे सब करवा दो। अगर आपको लगता होगा कि नहीं अभी आपको ये नहीं आता, ये क्वेश्चन है, करवा देंगे। ठीक है।
क्योंकि सिलेबस अक्सर उत्तराखंड में ऐसा रहता है कि बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होता उत्तराखंड का सिलेबस। और क्योंकि बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होता, इसलिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो जो लिखा हुआ है वो सब लगभग लगभग हमने कवर कर दिया है। एक दो टॉपिक रहे हुए हैं, तो इनको लेके बिल्कुल भी दिमाग में संशय ना रहे। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कतें आती हैं, पहले आप वो पूरा टॉपिक कीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती हैं तो प्रांजल कर्नाटक इज ऑलवेज हेयर फॉर यू। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि सर ये वाला टॉपिक है, मैं 12 घंटे का लाइव सेशन लेने के लिए तैयार हूं। मगर क्या आप तैयार हैं? और आप तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, है ना? तो मैं कहता हूं कि जो हम हैं वो हम आपको बना देंगे, और आप साथ देंगे तो सब होगा। ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन। और ये 1 महीना है ना, इसमें खुश रहो, इसमें दुखी मत हो, इसमें ये मत सोचो ये नहीं हो पाएगा। ये वाली वाइब आती है, और जब जब ये वाली वाइब आए ना तो आपने करना है। क्यों सोच रहे हो आप ये सब? एक और चीज ये भी तो है, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो कुछ। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कुछ सोचोगे, तो खाली जगह में कुछ तो आएगा ना, वो थॉट्स आएंगे। तो वो थॉट्स को भगाने का तरीका क्या हुआ? करना। जो है कम से कम उसको तो करें, या हम उसके लिए वो भी गंवा दें जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको कर सकते हो, जो आपने करना है, उसे जरूर करो, उसे करो। ठीक है, इन चीजों के ऊपर मत भागो कि ऐसा हो जाएगा, ये और चाहिए, वो चाहिए। ये सारी बातें बात की हैं, दिमाग पे लोड आएगा, तो ये सब मत करो। ठीक है, आपके लिए भलाई के लिए कह रहा हूं, इस टाइम पे अपने आप को जितना कूल रखोगे, जितना शांत रहोगे। देखो विराट कोहली है, जब वो अपनी बैटिंग करता है ना, तब वो किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता। मगर जब वो फील्डिंग करने आता है फील्ड पे, क्योंकि उसे पता है कि बैटिंग उसका प्रोफेशन है, बैटिंग, वो बैट्समैन है, तो बैटिंग के टाइम पे वो कूल रहने की पूरी कोशिश करता है, तब वो किसी के साथ बकैतियां नहीं करता। समझ रहे हो? तो आपको अपने साथ भी यही करना है। जब आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने सीरियस रहना है और कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखना है कि हाँ अभी ये बचा हुआ है, ये रहता है। ठीक है, मान लो आप अभी आ रहे हो और अभी आके आप कहते हो कि सब दे दो, सब आप अभी नहीं कर सकते। और सब अगर मिल भी गया तो क्या, है ना? तो हमेशा हमें ये रहता है कि हम ब्लेम गेम खेलें। और ये आपकी दिक्कतें नहीं है, ये होता है, ये नॉर्मल है। एंग्जाइटी आती है तो एंग्जाइटी की वजह से आदमी को सब कुछ चाहिए। आपको चाहिए कि पेपर अभी मिल जाए, वही पेपर मिल जाए जो एग्जाम में आना है। तो उसकी तलाश मत करो। जब जब तुम उसकी तलाश करते हो ना तो तुम गड़बड़ में होते हो। तुम कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, तुम कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कतें लगती हैं तो वो कमेंट करके बताओ, मैं करूंगा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू है वेरी मच। पढ़ते रहो, करते रहो, और कूल रहो। धोनी की तरह कूल रहो, विराट कोहली की तरह कूल रहो। भले ही वो दिखता है कि वो कूल नहीं है, मगर वो एग्रेशन अपना अपनी पारी में नहीं दिखाता, वो एग्रेशन अपना बाद में दिखाता है। बैटिंग में वो एग्रेशन नहीं दिखाता। अगर जब वो दिखाने की कोशिश करता है वो जल्दी आता है, उस टाइम पे वो कूल रहता है, बड़े आराम से खेलता है। सिंगल सिंगल लेता है, शॉट नहीं मारता है ना, सिंगल सिंगल में गेम करता है। ऐसे तो नहीं करता ना कि सिक्सर मार के अपना विकेट गंवा दे, नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने सीखनी है, और आपका गेम है। आप मेरे विराट कोहली हो, मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, हो तुम विराट कोहली। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, ऑल द बेस्ट। और जो जो पढ़ाया है उस पे महारत हासिल कर दो, सब अच्छा होगा। ये सोच करके करो, ये सोच करके मत करो कि नहीं हो रहा है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि मेरा हो रहा है, तो आप आपके होने के लिए जब आप ये सोचने लगते हो कि आपका हो रहा है, तो फिर आप मेहनत भी उस तरह की करते हो। आपको लगता है कि हाँ मेरे को अब और पढ़ना है, और करते हो, और करते हो, और करते हो। अगर कहीं से कुछ नहीं भी मिल रहा है तो मैं कर दूंगा। और जब दिखेगा ये कि ऐसा हो रहा है, तो जनता दुनिया तुम्हारा साथ देगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझना है, डोंट टेक टेंशन। और जितना हमने करवाया है, चीजें भले ही आपको आसान लगें, लोग कहते हैं कि आसान लग रहा है, आसान लग रहा है। आसान इसलिए भी लग रहा है ना कि कौन है सामने, कौन टीचर सामने है। यही चीजें आपको हार्ड लग सकती थी, है ना?
तो हार्ड लगने में और आसान लगने में टीचर का रोल है। और टीचर सामने है तो आपको जो भी टॉपिक हम करवाएंगे वो सब ऐसे लगेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आप बोलोगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे लगेंगे कि आसान है। और मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर रॉकेट साइंस भी किसी सब्जेक्ट में आती है ना बेटा, रॉकेट साइंस पढ़ा देंगे हम, वो आदमी। तो रॉकेट साइंस अगर हम पढ़ा सकते हैं तो ये तो सिंपल मैथ्स है यार, है ना, अर्थमेटिक है और ज्यादा कुछ है नहीं। तो बहुत ही आसान है, चीजें आसान है और मानोगे करोगे तो आसान लगेंगी। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो और करते रहो।